नमस्कार, मैं दीपा रानी। आप देख रहे हैं खबर टुडे न्यूज़। आज हम रवि शर्मा जी के साथ हैं जो कि हमें प्रॉपर्टी के बारे में बताएंगे। सर बताइए। देखिए, बहुत जैसा दीपा जी ने आपको कहा कि प्रॉपर्टी के बारे में हम आज बात करने जा रहे हैं। सबसे पहले सभी भाइयों को मेरा नमस्कार। प्रॉपर्टी को लेके बहुत सारे सवाल कई लोगों में रहते हैं और बहुत अलग अलग जवाब उनको मिलते हैं, लेकिन कभी किसी भी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने से पहले आपको कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। कुछ ऐसे ही सवाल हमारे पास आए थे, तो आज हम आपके समक्ष इन सवालों के जवाब आपको देने के लिए उपस्थित हैं। किसी भी तरह की प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने से पहले आपको किन बातों का ध्यान रखना होगा, कौन से फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से आप प्रॉपर्टी में किसी भी प्रकार का नुकसान करने से बच सकते हैं, तो आज हम उसी बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। जो सवाल हमारे सामने हैं, मैं दीपा जी से एक बार रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मुझे बताइए कौन कौन से सवाल। तो सर हमें किस टाइप की प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाहिए? देखिए, प्रॉपर्टी अगर हम बात करें, बिकॉज हम दिल्ली एनसीआर में हैं, तो दो प्रकार की प्रॉपर्टी होती है, रेजिडेंशियल और कमर्शियल। अगर हम रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो हमें अपनी ज़रूरत देखनी होगी। क्या रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने के लिए हम अभी तैयार हैं, मतलब हमारी ज़रूरत है रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी। अगर मेरे पास अपना मकान है ऑलरेडी और मैं रह रहा हूँ उसके अंदर, तो क्या मुझे रेजिडेंशियल में इन्वेस्ट करना चाहिए, या मैं किराए पे रहता हूँ तो मुझे रेजिडेंशियल में इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। दूसरी बात, अगर कमर्शियल में हमें इन्वेस्ट करना है तो कमर्शियल में इन्वेस्ट करने का कौन कौन से फैक्टर हो सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी के बारे में बताता हूँ। रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में आपके पास इन्वेस्टमेंट के मेजर दो पार्ट्स होते हैं, एक प्लॉट और दूसरा फ्लैट। अब आपकी क्या ज़रूरत है, आपकी फैमिली कितनी बड़ी है, आपके पास कितना फंड है, आपकी पॉकेट कितना अलाउ करती है, उसके हिसाब से आप रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने के लिए आपको एरिया देखना पड़ेगा। जिस प्रॉपर्टी में आप पैसा लगाना चाहते हैं उस प्रॉपर्टी में जो गवर्नमेंट से अप्रूवल्स हैं वो है या नहीं है, या आप फ्री होल्ड प्रॉपर्टी खरीदते हैं। अगर हम दिल्ली एनसीआर की बात करें तो यहाँ पर काफ़ी सारे फ्री होल्ड प्रोजेक्ट भी आपको मिलते हैं। अगर आपका बजट कम है तो आप कम बजट में फ्री होल्ड प्लॉट या फ्री होल्ड फ्लैट्स भी ले सकते हैं, जहाँ पर कुछ बैंक लोन भी करते हैं। वहाँ आपको देखना पड़ेगा कि अप्रूवल्स किस तरह के, उनकी लीगलिटीज चेक करनी पड़ेंगी। उसके लिए आप किसी भी वकील की सलाह ले सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं। लीगल पेपर्स, थोड़े से लीगल पेपर्स होते हैं, ज़मीन की लीगलिटी चेक कीजिए, बिल्डर की लीगलिटी चेक कीजिए। अगर आप अप्रूव्ड प्रोजेक्ट लेना चाहते हैं तो उसमें आपको गवर्नमेंट के अप्रूवल्स देखने होंगे। दूसरी चीज़, किसी भी अप्रूव्ड प्रोजेक्ट में जाने से पहले आपको ये देखना पड़ेगा क्या वो प्रोजेक्ट रेरा से अप्रूव्ड है। और मेरा मानना है, रेरा के बारे में आप सब लोग जानते होंगे, रेरा रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी है जो 2016 में बनाई गई थी, जिसका उद्देश्य कस्टमर के नुकसान को बचाना था और एक ऐसी अथॉरिटी बनाना जिससे कि बिल्डर्स के ऊपर भी एक अथॉरिटी रहे, किसी भी तरह के गलत काम, उनकी मनमानी को रोका जा सके। रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी, इसका मतलब किसी भी तरह के बिजनेस के ऊपर, अगर हम इंश्योरेंस की बात करें तो उसमें भी IRDA आता है। अगर हम टेलीकम्युनिकेशन की बात करें तो उसके ऊपर भी एक अथॉरिटी है, लेकिन आज तक रियल एस्टेट के ऊपर कोई ऐसी अथॉरिटी नहीं थी। 2016 में रेरा जब से आई है उसके बाद से बिल्डर्स की मनमानी काफ़ी कम हुई है। रेरा ने कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए हैं जिनको बिल्डर्स को मानना होता है। एक छोटा सा मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। आपने जो पैसा बिल्डर को दिया, वो पैसा बिल्डर कहाँ इस्तेमाल कर रहा है ये जानने का अधिकार आपके पास है, और इस अधिकार को रेरा सुरक्षित रखता है, क्योंकि आपका पैसा रेरा और बिल्डर के एक एस्क्रो अकाउंट में सुरक्षित होता है। 70 से 80% फंड रेरा और बिल्डर के एस्क्रो अकाउंट में रहेगा। बिल्डर उस फंड को तभी इस्तेमाल कर पाएगा जब रेरा की तरफ से परमिशन मिलेगी, यानी आपको रेरा की परमिशन के साथ ही उस पैसे को इस्तेमाल करना होगा। इसका मतलब ये हुआ, अगर मैं बिल्डर हूं और मेरे एक प्रोजेक्ट पे मान लेते हैं 1 करोड़ रुपए का फंड आया है, उस 1 करोड़ में से लगभग 70 से 80 लाख रुपए मुझे रेरा के अप्रूवल से इस्तेमाल करना पड़ेगा। दूसरा, उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में ही मैं उस पैसे को इस्तेमाल कर सकता हूँ। मेरे पास सिर्फ 20% फंड है जो मैं अपनी सैलरीज या बाकी खर्चों में इस्तेमाल कर पाऊंगा। तो इस तरह से आपके पैसे को सुरक्षित किया गया। रेरा आने से आपकी टेंशन खत्म होगी, क्योंकि आपको किसी भी बिल्डर को जाके चेक करने की जरूरत नहीं। अगर वो रेरा अप्रूव्ड है, उसका रेरा नंबर आप ऑनलाइन डाल के चेक कर सकते हैं, सारी कंडीशंस आपके सामने आ जाती हैं। तो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी को लेने का सबसे अच्छा तरीका ये है।
अगर आप अपने मकान में रहते हैं तो मैं सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करें, अगर आप अपना पैसा मात्र इन्वेस्टमेंट के उद्देश्य से डालना चाहते हैं। इन्वेस्टमेंट आप करते हैं आपको अच्छा रिटर्न आने के लिए। रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में अगर मैं किराए की बात करूं, आपने एक फ्लैट खरीदा, लगभग 40 लाख रुपए का फ्लैट हम 2 BHK को लेकर चलते हैं, आज नोएडा के आसपास के क्षेत्र में आपको मिलता है। मिनिमम स्टार्टिंग है, ये 70-80 लाख रुपए 1 करोड़ तक भी जा सकता है। अगर हम मोटा मोटा 40 लाख रुपए पकड़ के चलें, उस 40 लाख पे जो आपको रेंट आएगा वो करीब करीब 10,000 रुपए पर मंथ आता है। तो एवरेज रिटर्न आपके पास जो आ रही है वो 2.5 से 3% ईयरली रिटर्न हो गई। लेकिन अगर वही हम कमर्शियल प्रॉपर्टी के रिटर्न की बात करें तो वहां आपको 5.5-6% से लेकर 9 से 10% तक का रिटर्न भी आ सकता है, और आपकी प्रॉपर्टी की जो वैल्यू है वो भी टाइम के हिसाब से बढ़ती चली जाती है। तो अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और आपके पास उतना पैसा है जो आप कमर्शियल प्रॉपर्टी में लगा सकें, तो आप कमर्शियल प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कीजिए। और कमर्शियल प्रॉपर्टी में आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस आज की डेट में उपलब्ध हैं। आप 10 से 12 लाख रुपए से शुरू करके 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़ तक की इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जहां आपको 6 से 10% का रिटर्न मिलता है। अलग अलग बिल्डर्स अलग अलग प्रोजेक्ट पर डिपेंड करते हैं। आप कमर्शियल प्रॉपर्टी में अगर हम बात करें तो कई तरह के फैक्टर्स हैं। दुकानें आती हैं, उसके अंदर आप शॉप्स खरीद सकते हैं, आप स्टूडियो अपार्टमेंट्स खरीद सकते हैं, आप ऑफिस स्पेस भी खरीद सकते हैं, जहां पर बिल्डर आपको एक एश्योरेंस देता है कि आपने जो इन्वेस्टमेंट किया है उस प्रॉपर्टी को हम अपनी तरफ से रेंट पर चढ़ाकर आपको रेंटल वैल्यू देंगे। तो आपकी टेंशन खत्म हो जाती है। फर्क सिर्फ एक ही आता है कि रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में आपको अपनी जेब से ज्यादा पैसा लगाने की जरूरत नहीं है, आपको 80 से 85% तक का बैंक लोन मिल जाता है। कमर्शियल प्रॉपर्टी में आपको जो बैंक लोन मिलेगा वो लगभग 50% तक का मिलेगा, तो वहां आपको अपनी जेब से पैसा देना होता है, लेकिन वहां रिटर्न ज्यादा होता है। तो ये बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट कर सकते हैं। अब आपको ये देखना है कि आप किस तरह के फैक्टर में जाकर किस तरह से कौन सी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। और कोई सवाल मैम? दीपा जी कोई और सवाल था? मेरे ख्याल से एक सवाल आया था, किस प्लेस पर, किस जगह पर हमें इन्वेस्ट करना चाहिए? किस जगह पे हमें इन्वेस्ट करना चाहिए? देखिए, इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको ये देखना होगा जिस लोकेशन पर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वहां पर गवर्नमेंट की प्लानिंग और डेवलपमेंट क्या है, किस तरह से गवर्नमेंट ने वहां एरिया को प्लान किया। जैसे अगर आज के संदर्भ में हम बात करें तो आज इस एरिया में दिल्ली एनसीआर के आसपास सबसे हैपनिंग एरिया है जेवर। जेवर एयरपोर्ट का नाम आप सबने सुना होगा। जेवर एयरपोर्ट प्लान बहुत पहले से था, लेकिन जब से जेवर एयरपोर्ट का उद्घाटन हुआ वहां पर बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आए हैं, बहुत सारे बिल्डर्स ने वहां पर जमीन खरीदी, प्रोजेक्ट्स की लाइन लगी हुई है। लेकिन अब वहां पर लोगों को ये समझ नहीं आ रहा कि वो प्लॉट लें, वहां पर फार्म हाउस लें, वहां ऑफिसेज लें, दुकानें लें, या कहां पर इन्वेस्ट करें। तो मैं आपको बता दूं, जेवर एक ऐसी जगह है जो 150 किलोमीटर के रेडियस में फैला हुआ एरिया है, जो गवर्नमेंट ने प्लानिंग के तहत पूरा डिजाइन किया हुआ है। और पूरे भारत में जैसी प्लानिंग जेवर की है ऐसी प्लानिंग किसी और एरिया की नहीं है। तो अगर आज आपके पास इन्वेस्टमेंट करने के लिए 10 लाख रुपए से लेके 20, 25, 50, 1 करोड़ जो भी पैसा आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, आप जेवर की तरफ रुख कीजिए। जेवर का जो एरिया है वो आने वाले समय में आपको बहुत अच्छी रिटर्न देने वाला है, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया प्लानिंग और डेवलपमेंट मायने रखती है जहां भी आप इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं। तो जेवर की प्लानिंग और डेवलपमेंट बहुत ही बढ़िया तरीके से की गई। जेवर एयरपोर्ट पर इतनी सारी चीजें हैं, वहां हजारों लाखों लोगों को रोजगार मिलने वाला है। जो लोग वहां पर रोजगार लेंगे, जो लोग वहां नौकरियां करेंगे, उन सबको वहां रहने के लिए जगह भी चाहिए होगी। तो वहां बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं जहां पर मतलब डेवलपमेंट एरिया में लेना चाहिए। एग्जैक्ट, डेवलपिंग एरिया के अंदर जहां पर गवर्नमेंट ने ऑलरेडी प्लानिंग की हुई है, जहां पर गवर्नमेंट ने एक एरिया को डिफाइन किया हुआ है। जैसे अगर हम इंडस्ट्रियल एरिया की बात करें तो वहां पर डिफाइंड इंडस्ट्रियल एरिया है। टॉय सिटी अलग है, एपरल सिटी अलग है, इंडस्ट्रियल एरिया में इलेक्ट्रॉनिक सिटी अलग है। आप एक एरिया में जाएंगे, जैसा अगर एक एग्जांपल के तौर पर मैं आपको बताऊं, चाइना में अगर आप जाते हैं तो वहां आपको शॉपिंग करने के लिए बाजार में भटकना नहीं पड़ेगा। आपको पता है आपको इलेक्ट्रॉनिक्स चीजें खरीदनी है तो आपके लिए एक अलग एरिया बना हुआ है, सब चीज की अलग अलग एरिया बनाए हुए हैं, इसी तरीके से जेवर में डिवाइड किया हुआ है। जेवर में इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट के लिए आज आप जमीन खरीदते हैं तो 2 साल में आपको अपनी फैक्ट्री चालू करनी है। यानी डेवलपमेंट का जो टाइम है वो बड़ा फास्ट है। टाइमिंग भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है प्रॉपर्टी खरीदने में। मैं आज पैसा लगाता हूं, क्या आज पैसा लगाना सही है प्रॉपर्टी में, प्रॉपर्टी को खरीदने के लिए, ये फैक्टर है। और मेरा पैसा कितने टाइम में ग्रो करेगा, कितने टाइम में मुझे रिटर्न दिया जाएगा।
तो ये चीजें हैं, और इन सब का एक ही जवाब है, एक ही लोकेशन है जेवर। वैसे आप नोएडा में, ग्रेटर नोएडा में, या नोएडा एक्सटेंशन जो कि एक बहुत अच्छा एरिया डेवलप हुआ है, वहां पर भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप अपने पैसे को 4 से 5 साल के लिए प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो मेरी राय आपसे यही है कि आप जेवर में अगर इन्वेस्ट करेंगे तो आपको एक बहुत अच्छा रिटर्न वहां पर मिलने वाला है।